नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई कहानी में स्वागत है। इस कहानी के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहानी अपनी पहचान खुद बनाती है। आप कहानी सुन सकते हैं, क्या पता ये कहानी आपके दिल में भी अपनी पहचान बना ले। जागृत शरीर, नागिन नाड़ी। फ्लोइंग मरकरी वाले वस्त्र के प्रशिक्षण के साथ तुम लगातार इसकी बंधन शक्ति पर विजय प्राप्त कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी शक्ति काफी अच्छी है। निर्भय ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और सिर हिलाया। तुम्हें इतना अच्छा धनुष दिया है, मुझे निराश मत करना। इस धनुष के साथ चाहे वो प्रशिक्षण हो या भविष्य में उपलब्धियां हासिल करना, एक प्रकार का आश्वासन मिलेगा। धन्यवाद जनरल। आदर्श ने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वो जानता था कि उसने काफी कुछ बता दिया है, जिसके चलते निर्भय ने उसे पालने पोसने के लिए इतनी प्रतिबद्धता दिखाई। गगन धनुष को अपनी पीठ पर लटकाकर आदर्श ने तरकश ले लिया। ये हवा का पीछा करने वाले तीरों से भरा था, जो खास तौर पर गगन धनुष के लिए बनाए गए थे। ये पाले से बने धातु के थे और इनके पंख एक आदिम वंश के राक्षस पक्षी के पंखों से बने थे। ऐसे तीर किसी प्रतिद्वंद्वी के युआन क्यू के प्रहार से भी दिशा नहीं बदल सकते थे। ये उच्च श्रेणी के तीर थे। इतने महंगे तीर चलाना बेकार होगा। ताकतवर धनुर्धर तीर की डंडी में कुछ युआन क्यू ही लगा सकते हैं और तीर चलाने के बाद उसे वापस ले सकते हैं। तीर और धनुष चुनने के बाद अगला था हाथापाई हथियार। आदर्श ने पूरे वैभव दिव्य साम्राज्य के शस्त्रागार को देखा। उसने हर हथियार को छूकर अपना हथियार चुनने का फैसला किया। इस बार निर्भय ने कुछ नहीं कहा और आदर्श को खुद ही चुनाव करने दिया। आदर्श को कोई जल्दी नहीं थी। 2 घंटे बाद वो आखिरकार एक बड़ी चट्टान के सामने खड़ा हो गया। इस बड़ी चट्टान में एक कृपाण गड़ा हुआ था। यद्यपि ये कृपाण था, परंतु ये भाले जैसा दिखता था। ये कृपाण 6 फुट लंबा था। इसका हत्था 1 फुट 2 इंच का था, यानी इसकी कुल लंबाई 7 फुट 2 इंच थी। ये लगभग एक वयस्क पुरुष की ऊंचाई के बराबर था और आदर्श से काफी लंबा था। लंबी कृपाण की धार पर चांदी धूसर रंग की रेखाएं थीं। वे सर्दियों में झील पर टूटी बर्फ की तरह लग रही थीं और खूबसूरत भी। हालांकि कृपाण बहुत लंबा था, लेकिन उसकी चौड़ाई सिर्फ 2 इंच थी। ब्लेड का मोड़ बेहद हल्का था। अपनी लंबाई के साथ कृपाण लगभग सीधी लग रही थी और तलवार जैसी भी लग रही थी। ये एक ही समय में कृपाण और तलवार की तरह था। इसका उपयोग कृपाण के रूप में भी किया जा सकता है और इसे भाले के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कृपाण के अतिरंजित रूप ने आदर्श को पहले देखे गए कटाना या मियाओ दाओ की याद दिलाई। मियाओ शब्द का नागरिकों को संबोधित करने से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ये मियाओ दाओ के संकरे ब्लेड और लंबाई का वर्णन करता था, जो किसी अंकुरित पौधे जैसा दिखता था। बेशक मियाओ दाओ कटाना या समुराई तलवारों की तुलना में वे आदर्श द्वारा देखी गई कृपाण से बहुत छोटी थीं। ब्लेड जितना लंबा होता था, प्रत्येक चीरा उतना ही मजबूत होता था, और ब्लेड जितना संकरा होगा, कृपाण उतनी ही तेज होगी। इन 2 बिंदुओं के साथ ब्लेड मास्टर की कृपाण लंबी और संकीर्ण होती है, लेकिन कृपाण जितनी संकरी और लंबी होती, उसे तोड़ना उतना ही आसान होता। इसे प्रतिद्वंद्वी के हथियार से तोड़ा जा सकता था, युआन क्यूई से तोड़ा जा सकता था या हड्डियों से भी तोड़ा जा सकता था। कटाना और समुराई तलवारें लंबी मानी जाती थीं, लेकिन युद्ध में टूटने के डर से उन्हें ज्यादा लंबा नहीं बनाया जाता था। इस वैकल्पिक दुनिया में ब्लेड शिल्प के स्वामी संकीर्णता और लंबाई को पूरी तरह से बढ़ा सकते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें अपने द्वारा बनाए गए कृपाणों पर पूर्ण विश्वास था। ये एक असली हॉर्स चॉपिंग सेबर था। सेबर को हॉर्स चॉपिंग नाम उसकी लंबाई के कारण दिया गया था, जिससे वो घोड़े को 2 टुकड़ों में बांट सकता था। और आदर्श ने जो कृपाण चुनी थी, वो घोड़े को सीधा और सीधा चीर सकती थी। वो अपने प्रतिद्वंद्वी और उसके घोड़े को सिर से पांव तक चीर सकता था। यही है। आदर्श ने दोनों हाथों से कृपाण का डंडा पकड़ा और कृपाण बाहर खींच लिया। वेंग जब ब्लेड पत्थर से अलग हुआ तो उसके ब्लेड से धातु की एक धीमी सी गूंज निकली। ऐसा लगा जैसे कोई अजगर अपनी बेड़ियों से छूटकर लंबी दहाड़ लगा रहा हो। एक ठंडी सी सिहरन फैल गई। एक अच्छी कृपाण। आदर्श की आंखें चमक उठी और उसने कृपाण का उपयोग स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारें प्रदर्शित करने के लिए किया। हालांकि ये कृपाण थी, लेकिन तलवार से ज्यादा अलग नहीं थी, इसलिए ये स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारों के लिए उपयुक्त थी। पल भर में आदर्श बर्फीले तूफान जैसी रोशनी की चमक से ढक गया। आदर्श द्वारा उत्पन्न ब्लेड हवा ने दीवारों और जमीन पर छोटे खरोंच छोड़ दिए। बस, अब बस करो। निर्भय ने झुंझलाकर आदर्श को रोका। 1000 सेना का कृपाण। बच्चे, तुम्हारी आंखें सचमुच चोर हैं। ये 1000 सेना वाला कृपाण भी एक उस्ताद ने बनाया था। हालांकि इसकी कीमत गगन धनुष से कम थी, फिर भी ये दिव्य राजधानी शस्त्रागार के सर्वश्रेष्ठ हथियारों में से एक था। 1000 सेना का कृपाण आइस फ्रॉस्ट धातु से बना था। आइस फ्रॉस्ट धातु पर सुंदर रेखाएं थी, जो किसी टूटी हुई बर्फ की सतह जैसी दिखती थी। ये रेखाएं मूल रूप से वहां नहीं थीं, बल्कि कठिन ढलाई प्रक्रिया के कारण वहां रह गई थीं। बर्फ की बर्फ धातु में प्राकृतिक शीतलता थी। इससे एक कृपाण बनाई गई जो गर्मियों में तालाब में डुबाने पर तालाब को जमा सकती थी। इससे दूसरों के हथियारों को काटना कीचड़ में सेंध लगाने जितना आसान था। सिर्फ आम हथियार ही नहीं, आदर्श का यांची कृपाण भी 1000 सेना वाले कृपाण के सामने कुछ ही वार से ज्यादा नहीं टिक पाता था। गगन धनुष, हवा का पीछा करने वाले तीर।
1000 सेना कृपाण। बच्चे, तुम्हें तो अचानक धन मिल गया। आदर्श द्वारा गगन धनुष और 1000 सेना कृपाण के चुनाव से निर्भय का दिल दुख गया। उन 2 हथियारों की तुलना में 2 निम्न श्रेणी के उजाड़ अस्थि अवशेषों का मूल्य बहुत कम था। बच्चे, तुम तो कृपाण जितने भी लंबे नहीं हो, और तुमने तो मेरा 1000 सेना वाला कृपाण ही छीन लिया। निर्भय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आदर्श भी नहीं, 1000 सेना वाला कृपाण निर्भय से ज्यादा छोटा नहीं था। जनरल की उदारता के लिए धन्यवाद, आदर्श ने तहे दिल से कहा। वो जानता था कि हालांकि निर्भय को इसे मुंह से देना पसंद नहीं था, फिर भी वो आदर्श को गगन धनुष और 1000 सेना की कृपाण दोनों देने का इरादा रखता था। आखिरकार गगन धनुष निर्भय ही तो था जिसने जानबूझकर आदर्श को चुनने के लिए लाया था। चुने हुए हथियारों के साथ उजाड़ अस्थि अवशेष कोई समस्या नहीं है। उसके बाद अभी भी तुम्हारी जमीन है। धिक्कार है, आज मुझे बहुत खून बह रहा है। निर्भय ने बोलते हुए कसम खाई। आदर्श की पुष्टि करने के बाद वो और भी निश्चिंत हो गया और अब उसके चेहरे पर कोई घमंड और शक्ति का भाव नहीं रहा। आदर्श ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजाते हुए कहा, यह छोटा सा जीव सिर्फ कुछ दर्जन अनुयायियों के साथ मध्य मैदानों में आया था। मुझे जमीन के बड़े टुकड़े की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा टुकड़ा ही काफी होगा। वैभव दिव्य साम्राज्य में राजा का विशाल भूभाग पर पूर्ण नियंत्रण था। उसके नीचे 108 राज्य थे जो विभाजित थे। प्रत्येक राज्य पर एक ड्यूक का नियंत्रण था। इसके बाद ड्यूक भूमि को जागीरदार राज्य के जनरलों और अन्य राज्य मंत्रियों में बांट देता था। इसके बाद जनरल इसे 1000 परिवारों और राज्य के शूरवीरों के बीच वितरित कर देता था। आदर्श कुलीनों में सबसे निचले पायदान पर था, इसलिए उसकी जमीन निर्भय से आई थी। निर्भय ने आदर्श के कंधे थपथपाए और कहा, भविष्य में तुम ऊंचे मुकाम पर पहुंचोगे। जल्द ही तुम दिव्य राजधानी से कुछ जमीन ले लोगे, और जब ऐसा होगा तो ये जमीन वापस मेरे हाथ में आ जाएगी, तो मैं तुम्हें जमीन का एक अच्छा टुकड़ा दूंगा। इससे तुम अपने घरवालों और अपनी बहन प्रिया के सामने अच्छे दिखोगे। निर्भय आदर्श के बारे में बहुत चौकस था। वो जानता था कि आदर्श उसकी बहन प्रिया के बहुत करीब है। उसने अपने अंतरिक्षीय वलय से एक पशु की खाल का नक्शा निकाला और आदर्श को दी जाने वाली भूमि का घेरा बनाया। 2 घंटे बाद आदर्श प्रिया, कोमल और अन्य अनुयायियों को दिव्य रक्षक दल के मार्गदर्शन में अपनी भूमि पर ले गया। वैभव दिव्य साम्राज्य एक शहर था और ये जिंग राज्य के ड्यूक के अधीन थी और ये उसका अपना क्षेत्र था। अन्य कुलीनों के क्षेत्र शहर से बाहर थे। आदर्श की भूमि दिव्य राजधानी से लगभग 100 मील दूर थी, जो एक बहुत ही अच्छा स्थान था। भूमि पर पहुंचकर लियान जनजाति के लोग आश्चर्यचकित रह गए। आदर्श की जमीन कोई बंजर जमीन नहीं थी। उसकी जमीन पर एक घर भी था। विशेष रूप से कहें तो ये एक जागीर थी। हालांकि 1 मील की परिधि वाला आंगन बड़ा नहीं लग रहा था, फिर भी देखने में शानदार लग रहा था। घर एक दूसरे के पास पास कतार में थे और वहां मंडप, चट्टानें और तालाब थे। ये जियांगन के बगीचों जैसा लग रहा था। इतनी बड़ी जागीर में कुछ 1000 लोग रह सकते थे। आदर्श जानता था कि नश्वर राज्य के महल कुछ मील के दायरे में होते थे। उनमें हजारों घर, यहां तक कि 10,000 घर भी समा सकते थे। कमरों को रोशन करने के लिए हिजड़ों को घोड़े पर सवार होना पड़ता था। हालांकि वैभव दिव्य साम्राज्य में एक राज्य शूरवीर सभी कुलीनों में सबसे निम्न होता था, फिर भी वो अत्यंत श्रेष्ठ होता है। आदर्श ने आह भरी। वैभव दिव्य साम्राज्य का क्षेत्र इतना विशाल था कि उसे मापना मुश्किल था, इसलिए सामान्य कुलीनों को जमीन दी जाती थी, लेकिन वैभव दिव्य साम्राज्य में कुलीन पद वंशानुगत नहीं था। धन विरासत में मिल सकता था, लेकिन उपाधि नहीं। बिना मालिकाना हक के जमीन नहीं मिलती थी। अगर अगली पीढ़ी बेकार हो तो उसे तुरंत जमीन छोड़नी पड़ती थी। इसलिए कुलीन वर्ग के बेटे अक्सर खेतीबाड़ी में कड़ी मेहनत करते थे। दरअसल वे सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा तनावग्रस्त रहते थे। आखिरकार एक लाड़ प्यार और सभ्य जीवन जीने के आदी होने के बाद उसे बरकरार न रख पाना न केवल भौतिक वस्तुओं का नुकसान था, बल्कि अपमान का मनोवैज्ञानिक दर्द भी था। हवेली के मुख्य द्वार पर 4-5 गाड़ियां एक साथ आ जा सकती थीं। लाल लाख का एक दरवाजा था जिस पर मुट्ठी भर सिल्लियां लगी थीं। दरवाजे के पास 2 बड़े पत्थर के शेर थे और पत्थर के शेरों के बगल में एक उड़ती हुई मछली की पत्थर की मूर्ति थी। आदर्श लोगों को जागीर में ले गया। लाल ईंटों की दीवारें और चमकदार टाइलें लगी हुई थी। हवेली सदियों पुराने घने पेड़ों से घिरी हुई थी। वहां कई मंडप, शानदार इमारतें और एक विस्तृत अभ्यास मैदान था। वहां एक पन्ने जैसे हरे रंग का तालाब भी था। ये चित्र इतने अधिक थे कि आंखें इन्हें देख नहीं सकती थीं। लियान जनजाति के सभी लोग दंग रह गए। उन्होंने ऐसी जागीर के बारे में कभी सुना ही नहीं था, देखा तो दूर की बात थी। क्लाउड वाइल्डरनेस में वे सभी झोपड़ियों में रहते थे और दीवारें मिट्टी से बनी थीं। सबसे अच्छे लोगों ने अपने घर पत्थर से बनाए, जो एक बड़ी विलासिता थी। और आदर्श की जागीर एक कठिन प्रक्रिया के बाद बेहतरीन सीमेंट की ईंटों से बनाई गई थी। परिणाम स्वरूप बनी ईंटें मजबूत और छूने में भी चिकनी थीं। घर बनाने में इस्तेमाल की गई लकड़ी अच्छी पुरानी चीड़ की थी। स्नोफेर और गोल्डन लाइन्स नानमू जैसी सामग्रियों के मामले में आदर्श का दर्जा अभी भी अपर्याप्त था। ऐसा नहीं था कि वो इन्हें वहन नहीं कर सकता था, लेकिन उसका दर्जा पर्याप्त ऊंचा नहीं था। लियान जनजाति के लोगों को घरों की कीमत का अंदाजा नहीं था। अगर उन्हें पता होता तो उनके होश उड़ जाते।
ये योद्धाओं की दुनिया थी। घर बनाने के लिए इंसानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री बेशकीमती लग सकती है, लेकिन योद्धाओं द्वारा इस्तेमाल किए गए खजानों के सामने ये कुछ भी नहीं थी। आदर्श के 2 हथियारों में से एक, गगन धनुष और 1000 सेना कृपाण, पूरे मनोर से अधिक मूल्यवान था। उस क्षण जो लोग दुनिया से अपरिचित थे, वे अपने आसपास की हर नई चीज को देखकर उत्साहित हो गए। वे उसे छूना और देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं कुछ टूट न जाए। इतना बड़ा, इतना सुंदर दृश्य देखकर कोमल खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो अब उस साफ तालाब का विरोध नहीं कर सकती थी। उसने अपनी पतलून ऊपर चढ़ाई, जूते उतारे और खेलने के लिए तालाब में कूद पड़ी। उसके नन्हे नन्हे पैर चमक रहे थे, जिन्हें देखकर दूसरे लोग दंग रह गए। वो बगीचे में तितलियों के पीछे भागती और तालाबों में मछली के साथ खेलती। उसे अकेले खेलने में बहुत मजा आता था। कोमल को इस तरह खेलते देख दूसरे लियान कबीले के बच्चे ईर्ष्यालु हो गए। आदर्श इस प्रवास के दौरान कई बच्चों को साथ लाया था, क्योंकि वे बच्चे बहुत मासूम थे। वे सरल मन के थे, उनके लिए वफादार बनना आसान था। दरअसल आदर्श वफादारी की परवाह नहीं करता था। वो बस यही चाहता था कि उनके दिल दुष्ट न हो जो लोगों को नुकसान पहुंचाएं। मध्य मैदानों की ओर जाते हुए इन बच्चों को उनके माता पिता ने समझाया था कि आदर्श के घर पहुंचने पर लड़कों को नौकर और लड़कियों को दासी बनना होगा। उन्हें नियम समझने होंगे और कबीले की तरह अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना होगा। वैभव दिव्य साम्राज्य के नियमों के अनुसार वे राज्य के शूरवीरों के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। उनकी उपाधि थी स्वामी से शरण लेना। आदर्श और उसकी बहन प्रिया के अलावा कोमल सहित सभी दास थे। इसलिए अब वे सभी आरक्षित हो गए थे और कोमल की तरह खेलने का आनंद लेने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन इन लोगों को विशेष रूप से चुनकर उसने उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार नहीं किया। क्लाउड वाइल्डरनेस छोड़ने से पहले आदर्श ने अपने साथ लाए गए हर व्यक्ति का चरित्र परीक्षण किया था। जिनका चरित्र संदिग्ध था, जो बहला फुसलाकर लूटपाट करते थे या जो बदमाश थे, उन्हें विशाल जंगल में ही छोड़ दिया गया। उन्हें थोड़ा मांस दिया गया और अपनी मर्जी से जीने दिया गया। ऐसा बुरे लोगों को इसमें शामिल होने से रोकने के लिए किया गया था। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से बुरे होते थे। वे सिर्फ इसलिए कृतज्ञता नहीं दिखाते थे क्योंकि उन्हें विशाल जंगल से बाहर निकाला गया था। जब आदर्श आसपास होता था तो वे दास्ता का व्यवहार करते थे, लेकिन आदर्श के चले जाने के बाद ये कहना मुश्किल था। आदर्श दिव्य रक्षक दल में शामिल होने वाला था और उसे युद्धों में प्रशिक्षण और लड़ाई लड़नी थी। उसके लिए कई सालों तक घर से दूर रहना सामान्य बात थी। अगर उसके घर में दुष्ट लोग होते तो वे उसे धोखा दे सकते थे, जागीर के फायदों को कम कर सकते थे और तरह तरह की परेशानियां खड़ी कर सकते थे। वे कोमल और प्रिया के साथ भी कुछ कर सकते थे। आदर्श इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। इसलिए आदर्श विशाल जंगल से लियान जनजाति के 100 से अधिक लोगों को बाहर नहीं ला सका। आदर्श ने कहा, भविष्य में इस जागीर को लियान जनजाति के कबीले के रूप में ही रखना। ये हमारा नया गांव है। ये बस एक सुंदर गांव है। आगे बढ़ो और खेलो, कोई पाबंदी नहीं है, आदर्श ने सहजता से कहा। बच्चे पहले तो डरे हुए थे, लेकिन आदर्श मुस्कुराया और कुछ बच्चों को चुना जिनसे वो परिचित था और उन्हें बाकी बच्चों के साथ खेलने दिया। शुरुआत में वे सभी डरपोक थे, लेकिन धीरे धीरे वे खुल गए और खुशी से खेलने लगे। वे गलियारों में एक दूसरे का पीछा करते, चट्टानों पर लुका छिपी खेलते और तालाबों में पानी की बौछारें मारते। हवा में उछलती पानी की बूंदें सूर्य की रोशनी में मोतियों की तरह थीं। विशाल जंगल के बच्चों के लिए इस जागीर से जुड़ी हर चीज नई थी। इससे वे उत्साहित और इसके प्रति आकर्षित होते थे। बच्चों की मासूम मुस्कान देखकर बड़ों के चेहरे पर भी संतुष्टि की बड़ी मुस्कान आ गई। आदर्श भी खुश था। उसे खुशी थी कि उसने इन अच्छे ईमानदार लोगों के जीवन में खुशियां ला दी थीं। भविष्य में इस जागीर को सॉफ्ट क्लाउड्स माउंटेन जागीर कहा जाएगा। प्रिया को तब झटका लगा जब उसने आदर्श को यह कहते सुना और वो आदर्श की ओर मुड़ी। डूबते सूरज का सामना करते हुए प्रिया के चेहरे पर लालिमा छा गई। सॉफ्ट क्लाउड्स माउंटेन मैनर बहुत अच्छा लगता है। बेशक वो जानती थी कि सॉफ्ट क्लाउड माउंटेन मैनर उसके और आदर्श के नाम का मिलाजुला रूप था। सॉफ्ट क्लाउड्स माउंटेन मैनर में बादल और पहाड़ थे। बादल कोमल थे और पहाड़ हरे। ये एक कलात्मक अवधारणा थी जो असीम कल्पनाश लविचार देती थी। जागीर में घरों के अलावा कई हजार एकड़ उपजाऊ खेत भी थे। इन खेतों में न सिर्फ फसलें उगती थीं, बल्कि शहतूत और चाय की पत्तियां भी उगाई जाती थीं। उपजाऊ खेतों के पास एक बड़ी नदी बहती थी। उसका पानी मछली तालाबों में जाता था और उस पानी का इस्तेमाल सिंचाई और मछली पालन के लिए किया जा सकता था। पास ही जानवरों के बाड़े और घोड़ों के अस्तबल थे। इनका इस्तेमाल मालिक के घोड़ों को खिलाने के साथ साथ मवेशी और मुर्गियां पालने के लिए भी किया जा सकता था। बिना किसी अतिशयोक्ति के थोड़े से नमक और धातु के साथ ये जागीर बाहरी दुनिया से अलग होकर भी चलती रहती थी। जीवन की सभी जरूरतें आत्मनिर्भर थीं। आदर्श ने जमीन के बंटवारे का काम प्रिया को सौंप दिया। आबादी के आकार के हिसाब से हर व्यक्ति को लगभग 1 दर्जन एकड़ जमीन दी गई। आदर्श की जमीन पर रहने के लिए शायद 100 लोगों की संख्या सबसे उपयुक्त थी। आदर्श जिन लोगों को लियान जनजाति से लाया था वे अब आदर्श के किराएदार थे।
शुरुआत में आदर्श उनकी फसल का कुछ हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन आदर्श इस इलाके तक सीमित नहीं रहना चाहता था। न ही वो उस भोजन को अपनाना चाहता था जिस पर ये लोग जीवित रहते थे। इसलिए उसने हिस्सा न लेने का फैसला किया और सारी फसल का मालिकाना हक काश्तकारों को ही दे दिया। इस वजह से लियान जनजाति के लोग आदर्श के बहुत ऋणी थे। ऐसा जमींदार कोई कहां पा सकता था। लियान आदिवासी कबीले में उनकी मेहनत का एक बड़ा हिस्सा उन्हें दे दिया जाता था। हर महीने उन्हें लियान आदिवासी कबीले के मुख्यालय से बस थोड़ी सी मात्रा में भोजन मिलता था और उस समय जमीन पूरी जनजाति की थी। लेकिन अब सॉफ्ट क्लाउड्स माउंटेन मैनर में ये पूरी तरह से आदर्श की थी। आदर्श ने उन्हें बिना लगान के खेत दिए थे और उन्हें कपड़े और रहने की जगह दी थी। ऐसे मालिक ने उन्हें अपने लिए मरने को तैयार कर दिया था। जब भूमि वितरित की गई तो लोगों की मनोदशा अवर्णनीय थी। उन्होंने विशाल जंगल में इतनी विस्तृत और उपजाऊ जमीन कभी नहीं देखी थी। कुछ बुजुर्ग किसान जो जीवन भर खेती करते रहे थे, घुटनों के बल जमीन को चूमते हुए फूट फूट कर रो पड़े। किसानों के लिए जमीन ही जीवन थी। जमीन के प्रति उनकी गहरी भावनाएं थीं जिन्हें आम लोग समझ नहीं पाते थे। जमीन और खाने के लिए भोजन मिलना सबसे बड़ा तोहफा था। आदर्श की बहन के रूप में प्रिया जागीर की मालकिन थी। 100 लोगों वाले विशाल खेतों का उचित प्रबंधन करना था। मछलियां कौन पालेगा और खेतों की देखभाल कौन करेगा, इसकी योजना बनानी थी। वित्तीय व्यवस्था को व्यवस्थित करना था और पारिवारिक नियमों को पूरा करना था। आदर्श को साधना करनी थी और उसके पास इसके लिए समय नहीं था। इसलिए ये जिम्मेदारी प्रिया पर आ गई। प्रिया की बुद्धि उसकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। आदर्श ने शहर से कुछ नौकरों को प्रिया को कुछ दिनों के लिए पढ़ाने के लिए बुलाया और कुछ ही समय में प्रिया ने जागीर को अच्छी तरह से व्यवस्थित कर दिया। आदर्श को इससे बहुत खुशी हुई। वो इस वैकल्पिक दुनिया में आया था और उसे एक बहन मिली थी जो उसकी परवाह करती थी, उसका ख्याल रखती थी और उसका बोझ बांटने में उसकी मदद करती थी। आदर्श ने अपने घर के मामलों को निपटाने के बाद वो दिव्य राजधानी में लौट आया और दिव्य रक्षक दल शिविर में प्रवेश किया। आदर्श ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपने घर में ही बैठा रहता। उसे अपना सैन्य कैरियर जारी रखना था। सुबह सुबह जैसे ही मुर्गे ने सुबह की बांग दी, दिव्य रक्षक दल के रंगरूट चौक में एकत्र हो गए। आदर्श भी सैन्य बैरक में रह रहा था, लेकिन एक राज्य शूरवीर होने के नाते उसे अपना एक शयन गृह मिला हुआ था और वो अच्छी स्थिति में था। निर्भय चौक के बीच में खड़ा होकर नए भर्ती योद्धाओं का निरीक्षण कर रहा था। आज पहला दिन है जब तुम सैनिक बनोगे। आज से तुम्हें 1 से 6 साल तक की कड़ी ट्रेनिंग मिलेगी। वैभव दिव्य साम्राज्य के कई दिव्य रक्षक दल बैंगनी रक्त क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंच जाएंगे और जब वे सेवानिवृत्त होंगे तो उनमें से कई बैंगनी रक्त से आगे निकल जाएंगे। अंतिम अवस्था वाले बैंगनी रक्त योद्धा का जीवन काल 150 वर्ष से अधिक होता था तथा वे बहुत अधिक आयु तक अपने चरम पर रह सकते थे। दिव्य रक्षक दल लंबे समय तक सेवा दे सकते थे, इसलिए 5-6 साल का प्रशिक्षण लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। आप सभी को विशेष प्रशिक्षण के लिए 3 बैचों में विभाजित किया जाएगा। 3 बैच है। तीसरे बैच को दिव्य राजधानी के शिविरों में रहना है। आपको दिव्य राजधानी में प्रशिक्षण दिया जाएगा। अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आप वैभव दिव्य साम्राज्य के सामान्य सैनिक बन जाएंगे। यदि आपने कोई सराहनीय कार्य किया है तो आपको कुलीन वर्ग में पदोन्नत किया जा सकता है। कुछ उपलब्धियां आपको राज्य का शूरवीर भी बना सकती हैं। सब कुछ आप पर निर्भर करेगा। दूसरा बैच झोंग राज्य के शिविरों का है। झोंग राज्य वैभव दिव्य साम्राज्य का सबसे बड़ा राज्य है और यहीं पर शाही नगर स्थित है, इसलिए इसका नियंत्रण स्वयं शाही दिव्य महामहिम द्वारा किया जाता है। प्रशिक्षण के लिए झोंग राज्य में प्रवेश करना अत्यंत गौरव की बात है। झोंग राज्य में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षण पूरा होने पर दिव्य रक्षक दल अभिजात वर्ग बनेंगे। यदि कोई सराहनीय कार्य किया जाता है तो उन्हें राज्य के शूरवीरों का दर्जा दिया जाएगा। आखिरी बैच के लिए दिव्य वन्य क्षेत्र के शिविर स्थल योग्य कर्मियों का चयन सैन्य विभाग द्वारा किया जाता है। वे स्वेच्छा से जाने या न जाने का निर्णय ले सकते हैं। प्रशिक्षण स्थल दिव्य वन्य क्षेत्र में होगा। दिव्य वन्य क्षेत्र में खतरों की कोई कमी नहीं है और ये जगह मौत से भरी है। दिव्य वन्य क्षेत्र में किसी भी समय मृत्यु के लिए तैयार रहना होगा। दिव्य वन्य क्षेत्र के शिविर को मृत्यु शिविर या मृत्यु द्वार भी कहा जाता है। वहां मृत्यु दर 15% है और विकलांगता की संभावना 5% है। कुल मिलाकर ये 20% है। जो लोग वहां प्रशिक्षण लेते हैं वे कुलीनों में भी कुलीन हैं। अगर आप सावधान नहीं रहे तो आप हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम अपना प्रशिक्षण पूरा कर लोगे तो तुम दिव्य साम्राज्य के एक विशिष्ट सैनिक बन जाओगे। भविष्य में तुम मानव स्वामी भी बन सकते हो। दिव्य निर्जन शिविर स्थल वैभव दिव्य साम्राज्य का लक्ष्य स्तंभ है। अगर तुम इसे पार कर सको तो तुम्हें अनंत गौरव प्राप्त होगा, लेकिन अगर तुम इसमें से गिर गए तो तुम चूर चूर हो जाओगे। ये शब्द कहते हुए उसका ध्यान आदर्श और जिजुन पर गया। पूरी दिव्य राजधानी में केवल आदर्श और जिजुन ही दिव्य निर्जन शिविर स्थल में प्रवेश के योग्य थे। उनका जाना या न जाना ये उन पर निर्भर करता था। दिव्य निर्जन। आदर्श ने मन ही मन बुदबुदाया। पिछले कुछ दिनों में उसने वैभव दिव्य साम्राज्य के बारे में और भी बहुत कुछ सीखा था। दिव्य जंगल वैभव दिव्य साम्राज्य से संबंधित नहीं था।
दरअसल दिव्य वन्य क्षेत्र किसी देश का नहीं था, इसका आकार अज्ञात था। इसका क्षेत्रफल विशाल वैभव दिव्य साम्राज्य से 10 गुना से भी ज्यादा बड़ा था। इसका वर्णन करने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाए तो वो होगा अंतहीन। दिव्य वन में गहरे, वास्तविक, प्रागैतिहासिक विशालकाय जानवर छिपे हुए थे जिनमें आदिम रक्त था। ये दिव्य जानवर मानव ऋषियों के समकक्ष थे और शायद किसी महान सम्राट के बराबर भी। दिव्य वन्य क्षेत्र अंतहीन था। वैभव दिव्य साम्राज्य ने दिव्य वन्य क्षेत्र के केवल एक छोटे से क्षेत्र का ही अन्वेषण किया था। दिव्य वन्य क्षेत्र के कई अनियंत्रित कारकों के कारण वैभव दिव्य साम्राज्य ने दिव्य वन्य क्षेत्र में एक शिविर स्थापित किया, इसलिए खतरा स्पष्ट था। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दिव्य वन्य क्षेत्र शिविर स्थल एक मृत्यु स्थल था। बर्खास्त, आदर्श और जिजुन, पीछे रहो। निर्भय ने संक्षिप्त जानकारी दी। तीनों शिविर पिरामिड के आकार में बटे हुए थे। उसे सबसे ज्यादा चिंता पिरामिड के शिखर यानी दिव्य वन्य क्षेत्र के शिविरों की थी। आदर्श, जिजुन, मुझे यकीन है कि तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि मैंने तुम्हें क्यों रोका था। निर्भय ने अपनी बाहें छाती के सामने क्रॉस करके रखी। वो पत्थर के मंच पर अपनी टांगें थोड़ी फैलाकर और भव्य मुद्रा में खड़ा था। उसने आदर्श और जिजुन को देखा। आदर्श और जिजुन ने सिर हिलाया। दिव्य निर्जन शिविर में प्रवेश केवल आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। यदि आप नहीं जाना चाहते तो आप झोंग राज्य शिविर में जा सकते हैं। वहां मृत्यु दर केवल 2% है। अपनी शक्ति के बल पर आप निश्चित रूप से झोंग राज्य शिविर में शीर्ष पर होंगे और बिना किसी परेशानी के सुरक्षित रूप से अपना प्रशिक्षण पूरा करेंगे। भविष्य में आपको एक अच्छा पद भी मिलेगा। धीरे धीरे आप बैरन बनेंगे और सहस्त्रवंशी बनेंगे। आप कुछ पत्नियों से विवाह भी कर सकते हैं और एक स्वामी के रूप में शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। क्या आप ऐसा चाहते हैं? निर्भय ने व्यंग्यात्मक लहजे में उनसे पूछा। आदर्श और जिजुन ने एक साथ उत्तर दिया, हम नहीं करते। दिव्य रक्षक दल में दर्जनों साल सुरक्षित सेवा करना और फिर सेवा मुक्त होना, अंततः शादी करना, बच्चे पैदा करना, 100 साल बाद मरने से पहले एक अमीर जमींदार की जिंदगी जीना, हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं बचा। न तो आदर्श और न ही सोंग जिजुन ऐसा जीवन जीना चाहते थे। एक व्यक्ति को सपने देखने चाहिए और उन्हें पूरा करना चाहिए। ज्योति में इतनी ताकत थी, फिर भी उसने अपनी समाप्त हो चुकी मेरिडियंस का पीछा किया। आदर्श ने भी स्वाभाविक रूप से वही किया। बहुत बढ़िया। निर्भय ने प्रशंसा से सिर हिलाया। अगर आप दिव्य वन्य क्षेत्र में कैंपग्राउंड चुनते हैं तो मुझे आपको बताना होगा कि वहां कई विशिष्ट लोग रहते हैं। दिव्य वन्य क्षेत्र में केवल दिव्य रक्षक दल ही नहीं है। जिन 3 शिविरों का मैंने पहले जिक्र किया था उनमें से पहले 2 दिव्य रक्षक दल द्वारा संचालित हैं, लेकिन अंतिम दिव्य वन्य क्षेत्र शिविर वैभव दिव्य साम्राज्य द्वारा संचालित है। दिव्य वन्य क्षेत्र शिविर में दिव्य रक्षक दल समुदाय के लोग केवल लगभग 10% ही हैं। दिव्य रक्षक दल के अलावा किंग लुआन वेई, शाही रक्षक और बड़े परिवार के बच्चे और शाही परिवार के सदस्य भी हैं। ये सैनिक और परिवार के कुलीन लोग सभी दिव्य निर्जन शिविरों में प्रवेश करेंगे। एक बार अंदर जाने पर आपको पता चल जाएगा कि जीनियस होने का क्या मतलब है और क्या भयानक। वे 3 साल की उम्र से ही नशे में डूबे रहते हैं और 8 साल की उम्र में टेम्पर्ड बॉडी तक पहुंच जाते हैं। कुछ लोगों का तो एक खास वंश भी होता है जो उन्हें प्राकृतिक ताकत देता है, जिससे ईर्ष्या होती है, और यहां तक कि कुछ जीनियस ऐसे भी होते हैं जिन्हें युवा ऋषि माना जाता है। दिव्य वन्य क्षेत्र के कैंप ग्राउंड में विकलांगता दर 20% है और ये कोई मजाक की बात नहीं है। जो लोग गिरते हैं वे महान प्रतिभाशाली होते हैं। कई प्रतिभाशाली लोग जो मर चुके हैं उनमें आपसे भी ज्यादा प्रतिभा थी। निर्भय की बातें सुनकर जिजुन ने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वो जानता था कि दिव्य वन शिविरों में उससे कमजोर कोई नहीं था, यहां तक कि कई लोग तो उससे भी ज्यादा ताकतवर थे। पूरे दिव्य राजधानी शहर में केवल 2 ही चुने गए, जिजुन और आदर्श। जिजुन ने स्वीकार किया कि वो आदर्श से नीचे है, इसलिए उसे प्रवेश के लिए चुने गए लोगों में से एक निम्नतर माना गया। कमजोर होने से यह खतरनाक होगा। हो सकता है कि वो 20% मृत्यु दर और विकलांगता के आंकड़ों में से एक बन जाए। निर्भय ने आगे कहा, जब आप दिव्य वन में जाएंगे तो आप दिव्य रक्षक दल का प्रतिनिधित्व करेंगे और दिव्य रक्षक दल दिव्य राजधानी शाखा का भी। दिव्य रक्षक दल के लिए शर्मिंदगी का कारण न बने और दिव्य राजधानी शाखा को भी शर्मिंदा न करें। सबसे जरूरी बात मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि सुरक्षित वापस आएं। जिंदगी सबसे जरूरी है। निर्भय ने यह जानने की जहमत नहीं उठाई कि उन्हें अपने फैसले पर पछतावा है या नहीं, क्योंकि उसने उनकी आंखों में ही जवाब पा लिया था। दिव्य वन्य क्षेत्र में कैंपिंग एक चुनौती थी, लेकिन ये एक मौका भी था। मार्शल आर्ट का अभ्यास करना स्वर्ग के विरुद्ध जाना था। जो लोग बहुत कुछ हासिल करना चाहते थे उन्हें बहादुरी से आगे बढ़ना था। ठीक है, वापस जाओ और 2 दिन आराम करो। तीसरे दिन सुबह सुबह एक हवाई जहाज तुम दोनों को वहां ले जाएगा। हाँ, मैं तुम्हें उजाड़ अस्थि अवशेष देने के लिए राजी हो गया। निर्भय ने यह कहते हुए अपनी उंगलियां हिलाईं और 2 सेम के आकार के क्रिस्टल उड़कर आदर्श के हाथ में आ गिरे। उस समय निर्भय ने कहा था कि प्रतियोगिता में विजेता को न केवल हथियार मिलेंगे बल्कि अस्थि अवशेष भी मिलेंगे। धन्यवाद जनरल। आदर्श ने खुशी से दोनों अवशेषों को पकड़ लिया। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी थीं।
आदर्श ने उजाड़ मानव घाटी में जमा किए गए सभी भयंकर अस्थि अवशेषों को पहले ही खत्म कर दिया था। एक योद्धा की साधना के लिए अनगिनत अमृत और अवशेषों की जरूरत होती थी। घोड़े को दौड़ाने के लिए उसे खाना खिलाना जरूरी था। अच्छा करो, मुझे निराश मत करना। निर्भय ने आदर्श और जिजुन के कंधों पर जोर से थपथपाया और चला गया। वो आदर्श और जिजुन को अपने पीछे छोड़ गया, जिनके मन में मिली जुली भावनाएं थीं। जिजुन ने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। आदर्श जिजुन की प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित था और उसने पूछा, डर गए? उत्साहित? जिजुन ने आदर्श की ओर पीठ करके आह भरी, मुझे लगता है दोनों। जनरल निर्भय सही कह रहे हैं। गोलपोस्ट से चूक कर मारे गए कई प्रतिभाशाली लोग मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। असल में मेरी ताकत तो इस लिहाज से कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि मेरा नाम भी उस 20% मृत्यु दर और विकलांगता सूची में शामिल हो जाए। आदर्श ने सिर हिलाया। तुम जितने कमजोर होगे उतनी ही आसानी से तुम्हारा सफाया हो जाएगा। वैभव दिव्य साम्राज्य के 108 राज्यों में हम जिस जिंग राज्य में हैं वो एक औसत आकार का राज्य है और सिर्फ जिंग राज्य में ही 100 प्रांत है। मेरा सोंग परिवार कबीला जिंग राज्य के नानजुन प्रांत में एक बहुत अच्छा पारिवारिक कबीला माना जाता है, लेकिन ये कई में से एक है। मैं नानजुन में भले ही बुरा ना हो, लेकिन ये बुरा भी नहीं है। नानजुन की युवा पीढ़ी में मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर लोग हैं, बस वे दिव्य रक्षक दल में शामिल नहीं हुए और कहीं और चले गए। आदर्श ने इसे गहराई से समझा। प्रभावशाली दिव्य राजधानी दिव्य रक्षक दल भर्ती शिविर कुछ खास नहीं था। वे दिव्य रक्षक दल का ही एक और विभाग थे। दिव्य राजधानी में उनका स्थान बस एक छोटा सा था और वे सब कुछ नहीं थे। इसके अलावा दिव्य राजधानी जिंग राज्य का एक बड़ा शहर ही था। विशाल वैभव दिव्य साम्राज्य में स्थित ये कुछ भी नहीं था। ये दुनिया बहुत बड़ी थी। वैभव दिव्य साम्राज्य के सभी युवा कुलीनों के साथ दिव्य निर्जन शिविर कैसा होगा? आदर्श उत्सुकता से भरा हुआ था। आदर्श और जिजुन ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। बाद में आदर्श सॉफ्ट क्लाउड्स माउंटेन मैनेर लौट आया। उसे अपने घर के काम संभालने थे, लेकिन ज्यादा कुछ करना बाकी नहीं था। प्रिया ने सब कुछ निपटा दिया था। उसने बस प्रिया को अलविदा कहा। आदर्श कभी भी प्रिया के साथ सहज नहीं था। याद आया, उसके परिवार के सभी लोग दयालु थे। उन्हें उसने बादलों के जंगल से बड़ी सावधानी से चुना था, और क्योंकि वे उसके प्रति कृतज्ञता दिखाते थे, इसलिए वे प्रिया को दिल से मानते थे। इसलिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वापस आते समय उसने अधिकारी रुद्र को सॉफ्ट क्लाउड्स माउंटेन मैनेर की देखभाल का जिम्मा सौंप दिया। अधिकारी रुद्र के साथ वो निश्चिंत महसूस कर सकता था। उसी समय आदर्श ने अपने घर की सुरक्षा के लिए कुछ मार्शल आर्टिस्ट भी रखे। कभी कभी वे प्रिया और कोमल को मार्शल आर्ट सिखा सकते थे। ये एक असहाय मामला था। आदर्श दिव्य राजधानी की ओर दौड़ा और फिर दिव्य वन में भाग गया। उसके पास प्रिया को मार्शल आर्ट सिखाने का समय नहीं था। इसके अलावा वो कोई कुशल गुरु भी नहीं था। काश ज्योति प्रिया को प्रशिक्षित कर पाती तो बहुत अच्छा होता। ज्योति, मुझे आश्चर्य है कि उसे क्या हुआ। उसने कहा था कि उसके परिवार ने उसे किसी काम से वापस बुलाया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या हुआ। आदर्श, वो दिव्य वन्य शिविर, क्या तुम्हें जाना है? प्रिया ने अपने होंठ काटे और जटिल भावनाओं के साथ आदर्श को देखा। आदर्श ने प्रिया को दिव्य वन्य क्षेत्र शिविर में मृत्यु दर के बारे में नहीं बताया, लेकिन फिर भी प्रिया ने दिव्य वन्य क्षेत्र शिविर के बारे में सब कुछ पता लगा लिया। 15% मृत्यु दर और 5% विकलांगता दर बहुत परेशान करने वाली थी। मैं ठीक हो जाऊंगा, आदर्श ने गंभीरता से कहा। आदर्श की बातें सुनकर प्रिया के होंठ हिल गए। वो कुछ कहना चाहती थी, पर आखिर में कुछ नहीं बोली। आखिरकार उसने आदर्श को प्यार से गले लगा लिया। वो जानती थी कि आदर्श को वो जिंदगी मिल गई है जो वो चाहता था। उसने जो फैसला कर लिया था उसे बदलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। एक जंगली घोड़े का भाग्य मैदान से संबंधित होना था। प्रिया ने आदर्श को वो सब कुछ दिया जो वो अपने साथ ला सकता था। उसने आदर्श के लिए एक ऐसा थैला सिल दिया जो उसके लिए उपयुक्त था और जिस पर प्रिया लिखा हुआ था। उसके पीछे विशाल जंगल के लोगों की शुभकामनाएं सिल दी गई थी। उसने आदर्श को दुर्जय द्वारा दिया गया एक सुरक्षा कवच भी सिल दिया, इस उम्मीद में कि वो आदर्श को सुरक्षित रखेगा। इसके साथ ही आदर्श ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। तीसरे दिन नियत समय पर आकाश अभी अभी जगमगा उठा था। आदर्श एक जानवर की खाल का थैला लिए हुए था जो इंसान के आधे आकार का था। वो दिव्य रक्षक दल के चौक में काफी देर से इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर बाद आदर्श के सामने जिजुन की आकृति प्रकट हुई। दोनों ने एक दूसरे की ओर सिर हिलाया। कहने को ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि दोनों दिव्य वन की दिशा की ओर देख रहे थे। दोनों खड़ी आकृतियां दो सीधे भालों के समान थी। जब सूरज की पहली सुनहरी किरण निकली तो दूर क्षितिज पर एक पन्ना सा हरा धब्बा दिखाई दिया। उसका आकार बढ़ता गया और जल्द ही उसने आकाश को ढक लिया। आदर्श ने ऊपर देखा और चुपके से जीभ चटकाई। ये एक हवाई जहाज था। उसने ज्योति को पहले क्लाउड वाइल्डरनेस में एक हवाई जहाज में देखा था। ये एक सैन्य हवाई जहाज था। ये उस जहाज से काफी बड़ा था जिस पर ज्योति सवार थी, लेकिन कम आधुनिक था। वैभव दिव्य साम्राज्य के हवाई परिवहन जो प्रशंसनीय थे, हवाई जहाज थे।
विशेषकर वे हवाई जहाज जो दिव्य वन्य क्षेत्र को पार कर सकते थे, उन्हें दिव्य जहाज भी कहा जाता था। इन्हें वैभव दिव्य साम्राज्य के कई शोधन गुरुओं ने बनाया था। प्रयुक्त धातुओं पर रून और सारणी उत्कीर्ण थी। इनमें मजबूत सुरक्षा और कई आक्रमणकारी उपाय थे। ये दिव्य वन्य क्षेत्र में उड़ते हुए वीरान जानवरों पर विजय प्राप्त कर सकते थे। वैभव दिव्य साम्राज्य का प्रसिद्ध दिव्य नौसैनिक बेड़ा दिव्य नौकाओं से बना था। यह वैभव दिव्य साम्राज्य की शक्ति का राष्ट्रीय प्रतीक था। दिव्य यान धीरे धीरे अपनी ऊंचाई कम कर रहा था। उसके ठंडे धात्विक पेट के नीचे पानी की गोल बूंदें सुबह की धूप में चमक रही थीं। उस पर अंकित कुछ रहस्यमय प्राचीन ऋण उस हवाई जहाज को एक पवित्र प्रभामंडल में ढक रहे थे। इतना शक्तिशाली हवाई जहाज देखकर आदर्श का उत्साह 7वें आसमान पर था। ये पहली बार था जब वो इतने विशाल उड़ते हुए खजाने पर उड़ रहा था। उन्होंने दिव्य वन्य सेना में प्रवेश के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र को निचोड़ लिया। वन बनाना। हवाई जहाज जमीन से 100 मीटर ऊपर उठते ही गर्जना करने लगा। उसने नीचे उतरना बंद कर दिया था। पानी की बाल्टी के आकार की एक मोटी काली धातु की जंजीर हवाई जहाज के पेट से गिरकर आदर्श और सोंग जिजुन के सामने जमीन पर गिर गई। भारी लोहे की जंजीरों से धूल का तूफान उठ रहा था। उड़ती हुई नाव के केबिन का दरवाजा खुला। एक दुबला पतला गंजा अधेड़ उम्र का आदमी अपनी बाहों में हाथ डाले वहां खड़ा था। ऊपर से हुक्म चलाते हुए उसने आदर्श और जिजुन की तरफ देखा। क्या आप दिव्य वन्य क्षेत्र के शिविर के छात्र हैं जिन्हें दिव्य राजधानी दिव्य रक्षक दल ने चुना है? मुझे अपना प्रमाण दिखाओ। उस आदमी ने अधिकार पूर्वक कहा और आदर्श के कानों में आवाज भेजी, मानो वो आदर्श के बगल में ही हो। आदर्श और जिजुन ने जवाब दिया और प्रमाण पत्र ऊपर की ओर फेंक दिया। प्रमाण पत्र की जांच करने के बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा, यहां तक आने के लिए चेन का उपयोग करें। आदर्श और जिजुन तुरंत जंजीरों पर चढ़ने लगे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि धातु की जंजीरें उनके हाथों में फिसल रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उन पर चाइना वुड ऑयल की परतें लगी हों। इसके बारे में सोचने पर यह एक छोटा सा परीक्षण था, लेकिन आदर्श और जिजुन के लिए यह परीक्षा कुछ भी नहीं थी। अपनी लचीलेपन से वे बंदरों की तरह फुर्ती से जंजीर पर चढ़ गए। आदर्श खास तौर पर लाजवाब था। वो ऐसे चढ़ा जैसे समतल जमीन पर चल रहा हो। इससे अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे कुछ और नजरें दी। हवाई जहाज में प्रवेश करने पर नेता उन्हें हवाई जहाज के उत्तर पूर्वी कोने में ले गया। हवाई जहाज में पालन किए जाने वाले कुछ नियम समझाने के बाद वो चला गया। जब नेता चले गए तो आदर्श ने ध्यान से चारों ओर देखा। हवाई जहाज के अंदर 20 से अधिक लोग बैठे हुए थे। उन्हें समझ आया कि ये लोग आसपास के शहरों से आए थे। दिव्य राजधानी के आसपास भी बहुत से लोग थे। ये सभी लोग वीर और पुरुषार्थी थे। उनमें से कुछ ने हवाई जहाज पर भी साधना जारी रखी। वे ध्यान में बैठ गए। कुछ जोर जोर से सांसें छोड़ रहे थे और मुक्के मार रहे थे। उनमें से कोई भी शांत नहीं दिख रहा था। इससे आदर्श को एहसास हुआ कि दिव्य निर्जन शिविर में प्रवेश करने के लिए चुने गए लोग साधारण लोग नहीं थे। आदर्श ने किसी से ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो अपनी जगह पर बैठ गया और अपनी सांसों को नियंत्रित करने लगा। जल्द ही दिव्य नाव दिव्य राजधानी के प्रभाव से बाहर निकल गई। दिव्य राजधानी के पड़ोसी शहरों में लगभग 1 दर्जन लोग दिव्य नाव पर सवार हुए। लगातार 10 से ज्यादा शहरों में उड़ान भरने के बाद 100 से ज्यादा लोग उसमें सवार हो गए थे। उसके बाद वहां कोई और नहीं था। दिव्य नाव बादलों में और ऊपर उड़ती गई और व्यू सक्रिय होते ही वो हवा में सीटी बजाती हुई एक जोरदार गर्जना करती हुई उड़ी। आदर्श अपनी आंखें खोलकर खिड़की से बाहर देखने से खुद को रोक नहीं सका। वैभव दिव्य साम्राज्य का दृश्य अद्भुत था। आदर्श जैसे व्यक्ति के लिए, जो एक छोटे से आदिवासी कबीले से आया था, पहाड़ों और नदियों के मनोरम दृश्य का आनंद लेना एक प्रकार का प्रशिक्षण और अनुभव संचय था। हवाई जहाज के बाहर आदर्श को जल्द ही एक विशाल गर्जना करती नदी दिखाई दी। ये नदी कई 100 मील चौड़ी थी और नदी के भीतर काली परछाइयां थीं। अचानक एक परछाई पानी से बाहर निकली। ये एक विशालकाय जानवर था जिसका आकार वैल से कई गुना बड़ा था। ये पानी से बाहर निकला और आकाश में एक विशाल पक्षी को पकड़कर वापस पानी में कूद गया। आदर्श हैरान हुए बिना नहीं रह सका। उसने ऐसा जानलेवा जलीय जानवर पहले कभी नहीं देखा था। उसने ये भी देखा कि अंतहीन रेगिस्तान में अजीबोगरीब पक्षियों के झुंड आसमान को ढक रहे थे। उनके पंख 100 फुट तक फैले हुए थे और उनके फड़फड़ाने से हवाई जहाज में हलचल मच रही थी। विशाल महासागर में हवा की तलाश में पानी से बाहर निकलते हुए कई छोटे छोटे द्वीप भी दिखाई दे रहे थे। उनसे इंद्रधनुष जैसे आकार उभर रहे थे। वे दरअसल विशालकाय कछुए थे। कई अद्भुत जानवरों ने आदर्श को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि ये एक आंख खोलने वाला अनुभव था। वैभव दिव्य साम्राज्य अत्यंत विशाल था, लेकिन कुछ दिनों तक उड़ान भरने के बाद हवाई जहाज एक विशाल किले में जा घुसा। किले के भीतर एक शानदार संरचना थी जिसमें असंख्य क्रिस्टल लगे हुए थे जो आकाश में शानदार ऊर्जा बिखेर रहे थे। ये सुपर लंबी दूरी की सरणियां थीं। चूंकि वैभव दिव्य साम्राज्य बहुत बड़ा था और दिव्य वन बहुत दूर था, इसलिए हवाई जहाजों में उड़ान भरने में बहुत लंबा समय लगता था। इसलिए उन्हें यात्रा के लिए प्राचीन नलिकाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। आदर्श ने गिनती की और पाया कि वे 3 शानदार किलों में प्रवेश कर चुके थे।
उन्हें 3 बार टेलीपोर्ट किया गया था, जो करोड़ों मील की दूरी थी। अंततः वे दिव्य वन्य क्षेत्र के निकट एक बंजर भूमि पर पहुंचे। लियान जनजाति मूल रूप से क्लाउड वाइल्डरनेस में रहती थी, जो जिंग राज्य के पास था, लेकिन दिव्य वाइल्डरनेस दिव्य राज्य के दूसरे छोर पर था। जिंग राज्य से दिव्य वाइल्डरनेस तक की यात्रा में वैभव दिव्य साम्राज्य का एक बड़ा क्षेत्र शामिल था। यात्रा बहुत लंबी थी। डूबता हुआ सूर्य रक्त लाल था, जिसकी चमक हवाई जहाज पर फैल रही थी। हवाई जहाज के ऊपर कुछ गड्ढे थे। ये गड्ढे उस असाधारण धातु के भीतर उस दिव्य नाव की सुरक्षा के लिए बने थे। अपनी यात्रा के दौरान उन पर 2 बार आवारा जानवरों ने हमला किया था और उन्होंने धातु पर कुछ निशान छोड़ दिए थे। दिव्य वन, हम दिव्य वन में पहुंच गए हैं, दिव्य नाव में से किसी ने चिल्लाकर कहा। सभी लोग हॉल की ओर दौड़े और बाहर देखने लगे। आदर्श ने अपनी भूमें उठाई और हवाई जहाज की शीशे की खिड़की से बाहर देखा। उसने पाया कि दूर तक कोहरा छट गया था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल का माहौल उमड़ पड़ा हो। इस दहाड़ ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। उनके नीचे चारों तरफ धूल ही धूल थी। धूल के मैदानों पर कई बड़े बड़े विशालकाय जानवर दौड़ रहे थे। उनके खुर जमीन पर बिजली की तरह गड़गड़ा रहे थे। दूर क्षितिज पर एक काला जंगल फैला हुआ था। हर विशाल पेड़ नीले आकाश में उठती हुई एक किरण की तरह था। आसमान में तेज चीखें गूंज रही थीं। ये अनगिनत उड़ने वाले जानवर थे जो इधर उधर झपट्टा मार रहे थे और उनके धारदार पंजे ब्लेड जैसे थे। एक शेर जैसा दिखने वाला जानवर अराजक धूल भरी आंधी से पकड़ा गया था और उसका खून आसमान पर फैल रहा था। और भी दूर बादलों में ऊंचा एक पहाड़ था। उसके चारों ओर एक तेज रोशनी घूम रही थी, मानो कोई स्वर्गीय क्षेत्र हो। लेकिन यह दिव्य क्षेत्र काले जाल जैसे रेशम की बौछारें करता था, जो वहां से गुजरने वाले राक्षसों को पकड़ लेता था। कुछ पर्वत चोटियां भी नंगी और बेजान थीं। एक पहाड़ पर एक विशाल सिंह लेटा हुआ था। उसके खर्राटे गरज रहे थे। जब हवाई जहाज इस क्षेत्र में पहुंचा तो उसने और भी सावधानी से उड़ान भरना शुरू कर दिया। वो और भी ज्यादा ऊंचाई तक उड़ गया। हवाई जहाज के नीचे अंतहीन पर्वतीय विस्तार था। कभी कभी एक बड़ा काला दलदल या तपता रेगिस्तान दिखाई देता था। उन स्थानों पर सफेद कंकालों के पहाड़ जैसे ढेर थे। ये दिव्य जंगल है। आदर्श ने गहरी सांस ली, क्योंकि दिव्य जंगल बहुत शक्तिशाली और भयानक था। देखो, क्या ये चटकती आग का जानवर नहीं है? आदर्श ने नीचे देखा तो अचानक किसी ने कहा। उसने उड़ती हुई नाव के नीचे जंगल के मैदानों में हड्डियों के छोटे छोटे पहाड़ देखे। इन हड्डियों के भीतर लावा जैसा कुछ बह रहा था। जाहिर है ये एक चटकती आग का जानवर था। लेकिन अब चटकती आग का जानवर मारा जा चुका था। उसकी अंतड़ियां बाहर निकली हुई थीं और एक रंग बिरंगा विशाल पक्षी उस पर बैठा उसका मांस खा रहा था। आदर्श की आंखें चमक उठी। वो जानता था कि बादलों के जंगल में भी चटकती आग के जानवर हैं और बादलों के जंगल में वो एक जाना माना जानवर है। लेकिन दिव्य जंगल में वो उस रंग बिरंगे विशाल पक्षी का शिकार बन गया था। दिव्य वन्य क्षेत्र में हर मोड़ पर खतरा था। ये डरावना था। क्लाउड वन्य क्षेत्र की तुलना में ये बिल्कुल अलग स्तर पर था। मेघ वन्य क्षेत्र एक बंजर भूमि थी, जिसमें स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई बहुत कम थी। इसलिए ये खजाने या शक्तिशाली उजाड़ जानवरों को जन्म नहीं दे सकता था। आदिम प्रजातियों के विशाल जानवरों जैसे प्रकारों का अभाव था। क्लाउड वाइल्डरनेस के सबसे शक्तिशाली उजाड़ जानवर उजाड़ मानव घाटी के उत्तर में उजाड़ बंजर भूमि में प्रवेश करते थे। ये उजाड़ बंजर भूमि क्लाउड वाइल्डरनेस से बिल्कुल अलग 2 जगहें थीं। लेकिन दिव्य वन्य क्षेत्र अलग था। उसमें अनगिनत विशाल और विशाल जानवर थे। बादलों के जंगल में सामान्य लोग बड़ी मुश्किल से जिंदा बच पाते थे, लेकिन दिव्य जंगल में कोई सामान्य लोग नहीं थे। इन जमीनों पर बहुत कम लोग चलते थे। किंवदंतियां थीं कि यहाँ रहस्यमयी जनजातियां रहती थीं, जिनकी रक्त वंशावली विशेष थी। वे रहस्यमयी और शक्तिशाली थीं। ये विशाल ज्वाला रंग का पक्षी क्या है? आदर्श ने अपने पीछे खड़े व्यक्ति से पूछा। पिछले कुछ दिनों में उसके कुछ दोस्त बन गए थे। ये एक क्रूर अग्नि पक्षी है। इसका वंश आदिम उजाड़ पशु सिंदूर पक्षी से संबंधित है। यह और चटक अग्नि पशु दोनों ही अग्नि तत्व वाले उजाड़ पशु हैं। किसी अन्य अग्नि तत्व वाले पशु का सेवन करने से इसके विकास में मदद मिलेगी। हालांकि वे दोनों उजाड़ पशु हैं, फिर भी उनकी शक्तियों में जबरदस्त अंतर है। आदर्श के बगल में खड़े एक थोड़े मोटे युवक ने कहा। इस युवक का नाम शाश्वत था। वो आदर्श के नए दोस्तों में से एक था, जो उसे यात्रा के दौरान मिले थे। शाश्वत ने अपनी मोटी ठुड्डी को छुआ और होंठ चाटे। आदिम वंशों वाले वीरान जानवर ये शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अगर आप एक क्रूर अग्नि पक्षी को पकड़कर उसे एक वीरान अस्थि अवशेष में बदल सकें तो बाजार में उसकी कीमत बेमानी होगी। उसे खरीदने वालों की कमी नहीं होगी। इन दिनों आदर्श ने विभिन्न उजाड़ जानवरों की शक्ति वर्गीकरण सीख लिया था। सबसे कमजोर सामान्य उजाड़ जानवर थे। भयंकर जानवरों से उनका एकमात्र अंतर स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यू को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता थी। ये क्यू संग्राहक क्षेत्र से पहले के नश्वर रक्त योद्धाओं और क्यू संग्राहक और उससे ऊपर के क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले योद्धाओं के समान था। सामान्य उजाड़ जानवरों के बाद कुलीन रैंक वाले उजाड़ जानवर, सामान्य रैंक वाले उजाड़ जानवर, राजा रैंक वाले उजाड़ जानवर थे।
आगे आदिम श्रेणी के उजाड़ जानवरों और आदिम श्रेणी के उजाड़ जानवरों की अफवाहें थीं। ये आदर्श की समझ से परे थीं। किसी उजाड़ जानवर के ताकतवर होने के लिए सबसे जरूरी मानदंड उसका वंश था। आमतौर पर आदिम वंश वाला उजाड़ जानवर ज्यादा ताकतवर होता है। यदि कोई आदिम प्रकार को मार सके और उसकी हड्डियां और रक्त प्राप्त कर सके तो वो उनसे अवशेष और अमृत बना सकता है और उनका मूल्य अथाह होगा। बेशक आदर्श के लिए ये बहुत दूर की बात थी। उसके लिए सामान्य उजाड़ जानवरों को हराना मुश्किल था और आदिम प्रकार के जानवरों के खिलाफ तो वो क्या कर पाएगा ये तो बताना ही मुश्किल है। जैसे जैसे अंधेरा छाने लगा हवाई जहाज में हलचल मच गई। यह सुनकर आदर्श ने दूर तक देखा। उसने जो देखा उससे वो पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने पहले सुना था कि दिव्य निर्जन शिविर एक शहर के भीतर स्थित है। ये शहर दिव्य निर्जन क्षेत्र के भीतर स्थित था और वैभव दिव्य साम्राज्य के दिव्य शहर के रूप में जाना जाता था। शब्द तो बस हवा हैं, लेकिन देखने से विश्वास होता है। अब शहर देखने के बाद आदर्श को समझ आ गया कि इसे वैभव दिव्य साम्राज्य क्यों कहा जाता है। लाखों मील के अंतहीन धूसर मैदानों के बीच एक शहर बसा हुआ था। यह एक विशाल चट्टान की चोटी पर बसा हुआ था। शहर एक काला किला था। नींव के पत्थर उसके नीचे थे। ये एक कटा हुआ शिखर था जिसका दायरा दर्जनों मील और ऊंचाई दसियों हजार मीटर थी। हजारों मीटर ऊंचे एक चट्टानी स्तंभ के ऊपर बसा ये शहर दूर से काले ड्रैगन जैसा दिखता था। ये कल्पना करना कठिन था कि वैभव दिव्य साम्राज्य ने दिव्य वन में ऐसा शहर बसाया होगा। इसे देखकर सबसे योग्य इंसान भी भावुक होकर आहें भरेगा। जैसे ही हवाई जहाज नजदीक आया आदर्श को धीरे धीरे शहर का एक साया नजर आने लगा। इस नज़ारे ने उसे एक राजसी आभा का एहसास कराया, मानो कोई सम्राट देवता उस पर मानसिक और शारीरिक रूप से आक्रमण कर रहा हो। आदर्श की छाती एक अज्ञात जोश से भरने लगी, मानो उसके खून में आग लग गई हो। इस तरह के शहर का वर्णन करने के लिए शानदार शब्द का प्रयोग करना अपर्याप्त होगा। शहर का आधार पहले से ही हजारों मीटर ऊंचा था। शहर के अंदर ऊंची ऊंची इमारतें थीं, जिनमें से कुछ तो बादलों को भी चीरती हुई दिखाई देती थीं। शहर के चारों ओर की दीवारें आकाश से जुड़ी हुई प्रतीत होती थीं, मानो वे अंतहीन हों। शहर के सामने एक विशाल गहरे भूरे रंग का चौक था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खून से लथपथ हो और अंतहीन मारकाट और जोश का नजारा दिखा रहा हो। चौक के बगल में घने और ऊंचे पुराने पेड़ थे जो हरे भरे विशालकाय पेड़ों जैसे दिखते थे। पूरा शहर एक नुकीली चट्टान पर बसा था। चट्टान की दीवारें शीशे जैसी चिकनी थीं। वहां कोई सड़क नहीं थी, बस पानी की बाल्टी के आकार की काली धातु की जंजीरें थीं जो चट्टान के नुकीले हिस्सों को हजारों मीटर नीचे मैदानों से जोड़ती थीं। नीचे से देखने पर जंजीरें नीचे से बहुत बड़ी और ऊंची लग रही थीं, जबकि दूसरा सिरा दूर से पतला लग रहा था और अंततः बादलों में गायब हो गया। ये भयावह था। ये जंजीरें पुल थीं जो शून्य में लटकी हुई थीं और ये दिव्य निर्जन मैदानों से शहर में प्रवेश करने के एकमात्र रास्ते थे। इस निर्माण से शहर में प्रवेश और निकास मुश्किल हो गया था, लेकिन इसका एक बड़ा फायदा ये था कि इसकी रक्षा करना आसान था। दिव्य वन में कभी कभी जानवरों की भीड़ होती थी। इन जानवरों की भीड़ में राजा श्रेणी के उजाड़ जानवरों की कोई कमी नहीं थी। अगर ये एक साधारण शहर होता तो ये बहुत पहले ही जानवरों की भीड़ से भर गया होता। हजारों मीटर ऊंची चट्टान पर बसा एक शहर शिखर पर अकेला खड़ा होने के कारण जब जंजीरें हटा ली जाएंगी तो सामान्य उजाड़ जानवरों के पास हमला करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। हवाई जहाज शहर के सामने चौक पर उतरा। चौक पर दर्जनों जहाज खड़े थे जिनका आकार उस बड़े हवाई जहाज के समान था जिस पर वे सवार थे। चौक में कई मजबूत दिखने वाले गार्ड खड़े थे। आदर्श, सोंग जिजुन और हवाई जहाज से आए 100 अन्य लोग उस पतले गंजे आदमी के पीछे पीछे उतर गए। जिस क्षण वो हवाई जहाज से उतरा आदर्श को एक अत्यंत सघन और दमनकारी स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई का एहसास हुआ। यहाँ स्वर्ग पृथ्वी युआन की बादल वन्य क्षेत्र की तुलना में 10 गुना अधिक सघन थी। स्वर्ग पृथ्वी युआन की का घनत्व एक योद्धा की साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए दिव्य वन्य क्षेत्र को कई योद्धाओं द्वारा एक पवित्र साधना स्थल माना जाता था। अंततः चौक में खड़े होकर आदर्श को शहर की राजसी आभा का एहसास हुआ। वैभव दिव्य साम्राज्य का नंबर 1 शहर वैभव दिव्य साम्राज्य। झोंग राज्य की शाही राजधानी वैभव दिव्य साम्राज्य का केंद्रीय शहर था। ये भव्य था और इसका वातावरण भव्य था। हालांकि वैभव दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं के लिए सुदूर दिव्य जंगल में बसा ये शहर वैभव दिव्य साम्राज्य का सच्चा सर्वोच्च शहर था। करोड़ों वर्षों से वैभव दिव्य साम्राज्य ने वैभव दिव्य साम्राज्य के लिए असंख्य योद्धाओं का पालन पोषण किया है। उन्होंने यहीं खेती की, यहीं मारे और यहीं पले। कैसा लग रहा है? गंजे नेता ने गर्व से कहा। वैभव दिव्य साम्राज्य का गौरव थी। जब हजारों मीटर ऊंची शहर की दीवारों पर खड़े होकर नीचे दिव्य जंगल के अंतहीन मैदानों को देखते हैं तो प्रत्येक दिव्य साम्राज्य योद्धा में गर्व अनिवार्य रूप से जाग उठता है। चलो शहर में प्रवेश करते हैं। गंजा आदमी उन्हें एक लहर के साथ ले गया। इन सभी युवा नायकों को शहर में ले आया। इस समय तक आकाश में अंधेरा छाने लगा था। शहर की दीवारें धीरे धीरे शिलालेखों से चमक रही थीं, फिर एक एक करके रोशन हो गईं।
इससे आदर्श को एक जबरदस्त ऊर्जा का उतार चढ़ाव साफ महसूस हुआ। ये शिलालेख वैभव दिव्य साम्राज्य के शिल्पकारों द्वारा करोड़ों वर्षों में बनाए गए थे। स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यू को इनके भीतर समाहित किया गया था, जिससे शहर की दीवार का हर इंच अभेद्य हो गया था। शहर की दीवार के कंगूरों पर सुंदर शिलालेखों वाले बैलिस्टा लगे थे और उनके थूथन चारों दिशाओं में बाहर की ओर इशारा कर रहे थे। बैलिस्टा के ठंडे तीरों के सिरे बैंगनी ऊर्जा से झिलमिलाते थे। शहर की पूरी दीवार के साथ मिलकर यह एक हल्की सी मधुर ध्वनि उत्पन्न करता था। ये बैलिस्टा रात में जानवरों जैसे थे। हालांकि वे आदर्श की ओर इशारा नहीं कर रहे थे, फिर भी उनके रोंगटे खड़े हो गए। जब जानवरों का झुंड आता तो सबसे बड़ा खतरा उड़ते हुए वीरान जानवरों के हमलों से होता था। ये बैलिस्टा इन उड़ते हुए वीरान जानवरों के दुश्मन थे। इसलिए ये शहर वैभव दिव्य साम्राज्य के असंख्य योद्धाओं की बुद्धिमत्ता के साथ साथ उनके मांस और रक्त का समामेलन था। तभी शहर के द्वार खुल गए। आदर्श उस गंजे आदमी के पीछे पीछे वैभव दिव्य साम्राज्य में चला गया। सड़कों पर ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए वे खाली लग रही थीं। शहर में प्रवेश करते ही सबसे प्रमुख इमारत शहर के केंद्र में स्थित एक विशाल मीनार थी। ये मीनार चौकोर आकार की थी और इसकी आधी ऊंचाई बादलों को चीरती हुई दिखाई दे रही थी। इसका शिखर बादलों में धुंधला सा दिखाई दे रहा था। ये एक विशाल पिरामिड जैसा दिखता था। आदर्श ने इसकी तुलना आसपास की इमारतों से की और पाया कि इसके चारों ओर की सभी इमारतों ने पिरामिड के आकार को और भी अधिक बढ़ा दिया था। यह अपने आप में एक विशाल पर्वत जैसा था। पिरामिड की परत दर परत निकास द्वारों से भरी हुई थी, जिससे वो किसी मधुमक्खी के छत्ते जैसा लग रहा था। इन निकास द्वारों से उड़ते हुए जानवर और हवाई जहाज आते जाते देखे जा सकते थे। इस विशाल पिरामिड के सामने वे विशाल जानवर और हवाई जहाज मच्छरों जितने छोटे लग रहे थे। ये केंद्रीय दिव्य मीनार है। सबसे ऊपरी मंजिल दिव्य निर्जन नगर के नगर स्वामी और उसके 3 पुरनियों का निवास स्थान है। वैभव दिव्य साम्राज्य के कुलीन लोग निचली मंजिलों पर रहते हैं। गंजे आदमी ने शहर के अंदर ले जाने से पहले सहजता से संक्षिप्त परिचय दिया। आदर्श जैसे जैसे शहर में प्रवेश करता गया, वो उतना ही अधिक हैरान होता गया। शहर की विभिन्न इमारतें भले ही भव्य न हों, लेकिन उनकी खुरदरी बनावट और भव्यता एक मजबूत और ठोस आभा बिखेरती थी। उसकी दृढ़ता अद्भुत थी। इस्तेमाल की गई कुछ निर्माण सामग्री में तो कई आदिम प्रकार की उजाड़ हड्डियां भी थीं। आदर्श जानवरों की लहराती आत्माओं को महसूस कर सकता था। ऐसी इमारतें मजबूत और भव्य होती थीं। अगर कोई जंगली जानवर भी शहर में घुस आए तो उसे इन इमारतों को नष्ट करना बेहद मुश्किल होगा। सड़कों पर बने साधारण घर भी सुरक्षा कवच से ढके हुए थे। वे पुराने और सादे लग रहे थे। कुछ आम लोगों के घरों में अज्ञात जानवरों की पिंडली की हड्डियों से बने शहतीर लगे थे। हड्डियों को बीम के रूप में उपयोग करना अद्भुत था। ओह, ये क्या है? एक युवा नायक ने देखा कि सड़क के दोनों ओर काले गोल धातु के चबूतरे थे। ये गोल चबूतरे करीने से पंक्तिबद्ध थे और हर एक के ऊपर एक मानव प्रतिमा के आकार की पत्थर की मूर्ति थी। पत्थर की मूर्तियों के नीचे कुछ पाठ लिखा हुआ था। एक गोल मंच पर लिखा था, 2164 WD में विराट स्वर्ग पृथ्वी मंच पर 3 मिनट 24 सेकंड तक खड़े रहे। उन्होंने पूर्वजों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये रिकॉर्ड आने वाली पीढ़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए है। स्वर्ग पृथ्वी मंच, वो क्या है? आदर्श हैरान था। ये विराज तो स्वाभाविक रूप से किसी व्यक्ति का नाम था। अगर वो गलत नहीं था तो वो मूर्ति गांव जी ही थी। ये अर्धमानव मूर्ति एक साहसी किशोर की थी। जहां तक 2164 ईस्वी का सवाल है, ये वो वर्ष था जिसने वैभव दिव्य साम्राज्य के दिव्य सम्राट वान दे के शासन की शुरुआत को चिन्हित किया। वो 50,000 साल पहले के एक दिव्य सम्राट थे। कहने का मतलब था कि ये धातु का गोल चबूतरा और ये अर्ध प्रतिमा वहां 50,000 सालों से खड़ी थी। ये विराज व्यक्ति शायद मर चुका था। क्या ये दिव्य वन में प्रशिक्षण ले रहे योद्धाओं द्वारा छोड़े गए अभिलेख हैं? आदर्श समझ गया कि धातु के चबूतरों और मूर्तियों से सजी ये सड़क इस दिव्य नगरी में प्रकट होने वाली सभी प्रतिभाओं का अभिलेख है। उन्होंने दिव्य नगरी में शानदार उपलब्धियां हासिल की थीं और उनके अभिलेखों ने उन्हें इतिहास में एक स्थायी स्थान दिया।